हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अधातु क्या होते हैं और अधातुओं के भौतिक तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अधातु होते क्या हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि धातु क्या होते हैं और धातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो अधातु क्या होते हैं? धातु के ठीक विपरीत पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो जो एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो धातु की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मतलब धातु की तरह कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, तो उन्हें हम अधातु कहते हैं। अधातु क्या होते हैं कि अगर अधातु किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का यौगिक का निर्माण करते हैं, तो अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यौगिक का निर्माण करने से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी यौगिक बनता है तो वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनता है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई यौगिक जैसे ए है और बी है, ये यौगिक बन रहा है, तो एक कोई ऐसा होगा तत्व जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और एक कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अधातु जो होते हैं उनका गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो भी बनेगा ए बी, तो अधातु वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अधातु जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? बेसिक प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कि अब इसके गुणधर्म को देख लेते हैं, भौतिक गुणधर्म अधातु के क्या क्या हैं। तो हमने जैसे धातु का गुणधर्म देखा था अलग अलग, वैसे ही अधातु के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अधातु का पहला गुणधर्म अगर हम देखते हैं, पहला, तो वो है चमक। तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, साधारणतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका एक उदाहरण है और वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो बहुत ही चमकीली होती है। ठीक है, इसकी सतह बहुत ही चमकीली होती है। दूसरा कैरेक्टर है कठोरता। तो अधातु सामान्यतः कठोर नहीं होते हैं, चाहे वो अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। आपने देखा था कि जो धातु होते हैं वो जनरली सामान्यतः क्या होता है? बस ठोस अवस्था में मैक्सिमम पाए जाते हैं, लेकिन अधातु जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः क्या है? कठोर नहीं होते हैं। लेकिन एक उदाहरण अगर आप इसका देखें, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड यानी कि हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट भी क्या है? हार्ड है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है। ग्रेफाइट बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन हार्ड है, सॉफ्ट नहीं कहेंगे उसको। और अगर डायमंड की बात करें तो ये भी कार्बन का अपर रूप है, और ये दोनों क्या हैं? अधातु हैं, लेकिन डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठोर है। कठोरतम अधातु जो प्रकृति में पाया जाता है तो वो डायमंड कहा जाता है, और ये अधातु है, तो ये एक अपवाद आपका। धातु के बारे में हम देख रहे थे। तो अधातु जो होते हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये सब अधातुएं हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक नहीं हैं। लेकिन इसी में एक और अधातु है और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, और ये क्या होती है? अधातु है, लेकिन ये क्या करती है? विद्युत की चालक होती है ये। ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है ग्रेफाइट। ये भी अपवाद है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक और चीज़, भौतिक अवस्था अगर देखा जाए अधातुओं में, फिजिकल स्टेट अधातुओं की बात की जाए, तो अधातु जो होते हैं जनरली, जो सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो एक और अधातु का नाम स्पेसिफिक है, यहाँ याद रख लेना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है
जो केवल एक ही ऐसी अधातु है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी जितनी आपकी अधातुएं हैं जो या तो वो ठोस अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में है, या तो वो सॉलिड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है। वो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसी वजह से मैंने आपको इसको स्पेसिफिक करके नहीं बताया। तो मुख्यतः अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इसका एक अपवाद है डायमंड। डायमंड का गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, गलनांक तथा क्वथनांक डायमंड का बहुत ही हाई होता है। और सोनोरस यानी कि ध्वनिक का गुण जो होता है वो धातु में होता है, लेकिन अधातु में नहीं पाया जाता है। अधातु के अंदर ध्वनिक का गुण यानी ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं पाया जाता। तो यहाँ देखिए आपका एक होमवर्क है कि ये तत्व दिया है, कौन कौन से तत्व आप लिखेंगे। धातु का कुछ तत्व लिखेंगे और अधातु का भी चिन्ह, और उसका चिन्ह सतह के प्रकार सतह के प्रकार, कठोरता, आघातवर्धनीयता और तन्यता, कैसे कैसे गुण उसमें अधातुओं में और धातुओं में अलग अलग कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये आप लिखेंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं ऊपर वाले क्लास में, तो ये आपको समझ में आ जाएंगी। आगे हम देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो हमने धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया था, फिर हमने आज की क्लास में पढ़ा अधातु का भौतिक गुणधर्म, और अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात हम करेंगे। तो हम साथ ही साथ धातु अधातु दोनों की बात करते चलेंगे, जब एक एक गुण का डिस्कस करेंगे किसके किसके साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म का मतलब ही होता है कि अलग अलग चीज़ों के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, धातु तथा अधातु कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, देखिए पहला ही है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, पहले वाले चैप्टर में आपने मैग्नीशियम रिबन का एक उदाहरण पढ़ा था। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप फ्लेम पे गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा था आपको, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा था ये भी हमने देखा था, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। तो मैग्नीशियम ऐसे मैग्नीशियम धातु के वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, धातु के ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे धातु जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अलग अलग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। ये क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव मतलब अपने सापेक्ष ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ही मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएं जनरली क्या होती हैं, आपकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। अब यहीं पे हम अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो एक और चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अधातु के जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड, जैसे यहाँ देखा हमने धातु के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अधातु की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु का, जैसे मान लीजिए सल्फ़र है, सल्फ़र क्या है, एक अधातु है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है O2 से तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देता है।
तो ये भी क्या है, अधातु का ऑक्साइड, ये अधातु का ऑक्साइड बना रहा है। और ये अधातु के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो हमने देख लिया कि धातु और अधातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं धातु का ऑक्साइड, और ये जो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। और फिर अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जनरली आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप लोगों को। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे धातु, यहाँ देखिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कोई उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप इसे देख के बता देंगे। अगली अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं कि धातु तथा अधातु की जल से क्या अभिक्रिया होती है। धातु तथा अधातु जो होते हैं वो जल से कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखिए, धातु तथा अधातु, जब धातुओं की जल से अभिक्रिया होती है तो धातु क्या होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जल से बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीन तरह के धातु, तीन तरह से रिएक्शन जल से अभिक्रिया जल से पाई जाती है। जैसे अगर धातु है, ठीक है, तो इसमें से कुछ जो होंगे वो बहुत तेज़ी से जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, यहाँ H2 लिख देते हैं। कुछ जो होंगे बहुत धीरे धीरे करेंगे, और कुछ जो हैं वो अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो धातु क्या होते हैं, तीन तरह से जल के साथ बिहेव करते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, और कुछ कोई अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। तो जो धातुएं जल के साथ बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं उनका उदाहरण है सोडियम, और जो धातुएं जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं उनका उदाहरण है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। तो लोहा पे आपने देखा होगा जंग लग जाती है, तो ये क्या होती है, इनकी जल से धीरे धीरे ऑक्सीजन, आप देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि लोहे को रखा और तुरंत जंग लग गई। जंग लगने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये ऑक्सीजन और नमी से ही क्रिया करके, यानी वाटर से क्रिया करके ही ये रस्टिंग, इस प्रक्रिया को कहते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगना, और ये जंग लग जाता है। तो ये भी आपका एक उदाहरण हो गया जल से अभिक्रिया का। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिसमें आपका आता है सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर तथा लेड। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि धातु की जल से क्या अभिक्रिया होती है। यहाँ एक चीज़ नोट डाउन कर दी है, आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम तथा पोटेशियम, आप अपनी कॉपी में इसको की पॉइंट या नोट बना के लिखेंगे। सोडियम तथा पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। ये जल से अभिक्रिया करके, हवा तथा जल से अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जैसे ही जल के कांटेक्ट में आता है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये उससे अभिक्रिया करता है और बहुत ही अधिक हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस वजह से सोडियम तथा पोटेशियम को क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन से और जल से ये संपर्क स्थापित न कर पाएँ और ये अभिक्रिया न हो। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अधातु की अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखी जाए,
अभी हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखी, अधातु के ऑक्साइड। अधातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो अधातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कि धातु तथा अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब अधातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ भी नहीं होता है, यानी नो रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ जो अपवाद है मैं आपको की करके बताती जा रही हूँ, की पॉइंट जो आप लोग नोट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, की पॉइंट में आप नोट करेंगे कि हाइड्रोजन की बात आई है, तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो रंगहीन तथा गंधहीन है, ठीक है। ये गीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और जब भी हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो एक विशेष ध्वनि के साथ ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है, और ये गीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और ये जलने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब लिटमस के साथ इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, और ये पॉप साउंड के साथ जलता है। अगला हम देख लेते हैं, फिर उसी में एक आता है कॉपर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि मेटल्स जो होते हैं वो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके या अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन क्या होता है, ये तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। जब इसको गर्म करते हैं तो भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद है याद रखने वाली। कॉपर क्या है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म करने पर भी नहीं करता है। और हमने देख लिया था कि अधातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अब आता है धातु तथा अधातु की क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होती है, यानी बेस के साथ क्या अभिक्रिया होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं धातु तथा अधातु की क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो जब किसी धातु में धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया होती है, प्लस क्षार हमें पता है NaOH क्या होता है, क्षार होता है। क्या बनता है इससे? सॉल्ट बनता है, लवण, प्लस यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और फिर अधातु की बात करें तो ये भी, इसकी भी आप बेस से, यानी कि NaOH से, किसी भी बेस से NaOH KOH से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो जनरली क्या होता है, धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और जो अधातु होते हैं ना, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है, सिल्वर तथा गोल्ड यानी चांदी और सोना, ये जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है। तो ये भी अम्ल के साथ क्या होते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल के साथ, साधारण अम्ल के साथ, कॉन्सेंट्रेट अम्ल भी अगर हो, एसिड, तो उसके साथ भी ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अब आपका एक दो और कॉन्सेप्ट इससे निकल के आता है, और वो क्या है, एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट और एनोडीकरण का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम एनोडीकरण को देख लेते हैं कि एनोडीकरण क्या होता है। तो एनोडीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पे, एल्यूमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्या करती है, संक्षारण से
बचाती है। और जब इस परत को और मोटा कर दिया जाता है तो ये और अधिक सुरक्षित हो जाती है। यहाँ देखिए, एनोडीकरण के लिए जब एनोडीकरण को केमिकली किया जाता है, मतलब प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेती है और ऑक्साइड की मोटी मोटी परत उस पर इकट्ठा हो जाती है। और इसलिए और इसका उपयोग करके एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं मार्केट में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनोडीकरण क्या होता है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल, आपको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, ये संक्षारित हो जाते हैं, वायु तथा ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करते हैं और इस वजह से ये ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो ये बहुत जल्दी संक्षारित होते हैं। तो इनको संक्षारण से बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है एनोडीकरण की। उन पे ऑक्साइड की मोटी परत जमा कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये संक्षारित नहीं होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की खास करके। तो इस वजह से आप इंडस्ट्री में या फिर एरोप्लेन में हर जगह इन सब चीज़ों का यूज आपने देखा ही होगा कि होता है बनाने के लिए। और जब ये ज़्यादा संक्षारित होकर टूट जाएंगी तो गवर्नमेंट का बहुत ही नुकसान होगा, और इस नुकसान को बचाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इसको एनोडाइज कर देती है। इस वजह से वो अधिक दिन तक टिके रहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया, अभी हमने देखा कि जो गोल्ड है और सिल्वर है, ये क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेट मतलब एसिड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया होता क्या है। एक्वारेजिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर में पूछता है। तो ये क्या होता है, रॉयल जल इसको कहते हैं, लैटिन शब्द है ये एक। ये क्या होता है, 3:1 के अनुपात में, 3 संबंधी 1 के अनुपात में क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो यानी कि 3 अनुपात इसका क्या होता है, HCl का होता है, और 1 अनुपात क्या होता है, HNO3 का होता है, नाइट्रिक अम्ल का। तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होते हैं, सांद्र और ये भी सांद्र। तो यह क्या, ये जो मिश्रण होता है इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के रेशियो में लेते हैं तो ये बन जाता है आपका एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया का ये गुण होता है कि ये क्या होता है, गोल्ड को भी गला सकता है। जबकि दोनों किसी भी अम्ल यानी कि HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में अकेले ये क्षमता नहीं होती है कि वो गोल्ड को गला सकें। ठीक है, तो एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक होता है। और ये क्या करता है, ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड, प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको रिवाइज करिएगा। अगर आपको इस जितना हमने पढ़ा इसमें अगर ऐसा लगेगा कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको दोबारा से देख लूँगी। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ ऐसी छूटी नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, सारी चीज़ें बताई है। आप एक एक करके लेक्चर को बार बार जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, देखने से ही तैयार हो जाएंगी, अलग से आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप बुक का सहारा ज़रूर लीजिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना रीज़न ज़रूर बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया। थैंक यू।